नमस्कार। अच्छा, अंदाजा लगाइए भारत में खेती का इतिहास कितना पुराना होगा? 100 साल? 1000 साल? आज हम एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम सदियों पुराने कुछ राज खोलेंगे। जरा सोचिए क्या हो अगर खेतीबाड़ी की हमारी आज की सबसे बड़ी मुश्किलों का हल किसी नई तकनीक में नहीं बल्कि हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो। जी हाँ, आज हम भारत की प्राचीन कृषि विरासत के कुछ ऐसे ही राज खोलने वाले हैं और देखेंगे कि ये हमारे भविष्य के लिए कितने जरूरी हो सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए समय में पीछे जाने के लिए। और हम कोई 100-200 साल पीछे नहीं जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कृषि परंपरा की जो मिस्र के पिरामिड से भी पुरानी है। एक ऐसी परंपरा जिसने सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यता की नींव रखी थी। ये जो खंडहर दिख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो है। आज से कोई 5000 साल पहले सोचिए, यहाँ एक पूरा शहर बसा था। ऐसा वैसा शहर नहीं, सड़कें एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न में, घरों में नालियों का इंतजाम। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? एक बहुत ही एडवांस्ड खेती किसानी के सिस्टम की वजह से। इसी सिस्टम ने न सिर्फ लोगों का पेट भरा बल्कि एक पूरी की पूरी महान सभ्यता को खड़ा कर दिया। अब जरा इस सफर को देखिए, कितना कमाल का है। शुरुआत हुई एकदम साधारण तरीके से, पौधों को उगाने से। फिर आए सिंधु घाटी के लोग जिन्होंने हल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके इसे बिल्कुल बदल दिया। वैदिक काल में जब लोहे के औजार आए तो खेती और भी आसान हो गई। और फिर देखिए, राजा करिकाल चोल ने तो कावेरी नदी पर बांध बनाकर सिंचाई में जैसे क्रांति ही ला दी। मतलब ये हजारों सालों के लगातार इनोवेशन की कहानी है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उस दौर की हकीकत थी, उस समय की सोच थी। किसान को अन्नदाता माना जाता था, समाज का सबसे आज़ाद और सबसे इज्जतदार इंसान। इससे पता चलता है कि खेतीबाड़ी उस संस्कृति की आत्मा में, उसकी रग रग में बसी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शानदार खेती का राज क्या था? जवाब बहता है पानी में। जी हाँ, पानी। भारत के पुराने इंजीनियरों और किसानों ने पानी को काबू करने और उसे इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। चलिए देखते हैं कैसे। ये है ग्रैंड एनीकट या कल्लनई बांध। और ये कोई मामूली बांध नहीं है, ये 2000 साल पुराना है। इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा जो आज भी 2000 साल बाद भी लाखों एकड़ जमीन को पानी दे रहा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उस जमाने के लोगों को नदियों के मिजाज की कितनी गहरी समझ थी। और कमाल की बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ बड़े बड़े बांधों तक ही सीमित नहीं था। देखिए, मेघालय के पहाड़ों में बांस के पाइप से एक ऐसी ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई प्रणाली बना दी जो पानी की एक एक बूंद सीधा पौधे की जड़ तक पहुंचाती थी। वहीं राजस्थान के रेगिस्तान में कुंड बनाए गए, मतलब जमीन के नीचे टैंक, ताकि बारिश का कीमती पानी बर्बाद न हो। ये दिखाता है कि जैसी जरूरत वैसा समाधान। कितना कमाल का लोकल इनोवेशन था। अच्छा, पानी की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो इन सबको एक साथ जोड़े रखती है, यानी मिट्टी। हमारे पुरखों के लिए मिट्टी सिर्फ धूल नहीं थी। नहीं, वो इसे एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज मानते थे जिसे देखभाल और पोषण की जरूरत होती है। सोचिए, आज तो हमारे पास लैब हैं, मिट्टी की जांच होती है, लेकिन सदियों पहले हमारे किसान सिर्फ मिट्टी को देखकर, उसे छूकर बता देते थे कि वो उपजाऊ है या बंजर। उन्होंने मिट्टी को अलग अलग नाम दिए थे, उर्वरा, ऊषरा। ये ज्ञान किसी किताब से नहीं बल्कि पीढ़ियों के तजुर्बे से आया था, खेतों में गुजारे गए वक्त से आया था। और वो सिर्फ मिट्टी को समझते ही नहीं थे, उसे खिलाना भी जानते थे। ये देखिए, कुणप, ये एक तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर था जो जानवरों के उत्पादों, शहद, घी, इन सब चीजों से बनता था। सुनकर कुछ याद आया? जी हाँ, ये आज के पंचगव्य या ऑर्गेनिक खाद जैसा ही तो है। ये इस बात का सबूत है कि वो मिट्टी में केमिकल नहीं बल्कि जान डालने में यकीन रखते थे। वो प्रकृति के साइकिल को बखूबी समझते थे। उन्हें पता था कि चावल की फसल जमीन से ताकत खींच लेती है, तो वो क्या करते थे? उसके बाद दालें उगाते थे। क्यों? क्योंकि दालें हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को वापस लौटा देती हैं। ये एक ऐसा शानदार सिस्टम था, एक ऐसा चक्र था जो मिट्टी को हमेशा सेहतमंद और उपजाऊ बनाए रखता था। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, आसमान को पढ़ना। देखिए, भारत में तो सब कुछ मानसून पर ही टिका है और हमारे पुरखों ने इस जीवन देने वाली बारिश का अंदाजा लगाने की कला को एक विज्ञान में बदल दिया था। यकीन मानिए, आज से लगभग 2300 साल पहले
300 ईसा पूर्व में, जब दुनिया में कहीं और वैज्ञानिक उपकरणों का नामो निशान नहीं था, तब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बारिश नापने के लिए एक रेन गेज यानी वर्षा मापी का जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि वो अंदाजे पे नहीं बल्कि डेटा और सटीकता पर कितना ध्यान देते थे। और इसे कोई अंधविश्वास मत समझिएगा, ये ज्योतिष नहीं बल्कि खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी थी। वराहमिर जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने तारों और नक्षत्रों की चाल को स्टडी करके बारिश का अनुमान लगाने का एक बहुत ही सटीक सिस्टम बनाया था, और इस सारे ज्ञान को पंचांग में लिखा जाता था। ये पंचांग हर किसान के लिए एक तरह से सालाना गाइडबुक का काम करता था कि भैया बुआई का सही समय आ गया है। तो इतिहास के इस पूरे सफर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। हम आज इससे क्या सीख सकते हैं? क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारी आज की मुश्किलों को सुलझाने में काम आ सकता है? ज्ञान के इस पूरे खजाने को आज की भाषा में स्वदेशी तकनीकी ज्ञान या इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज यानी ITK कहते हैं। और ये सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीज़ नहीं है, ये एक जिंदा जागता ज्ञान है जो हमें एक सस्टेनेबल यानी टिकाऊ भविष्य की राह दिखा सकता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से 3 सबसे बड़ी बातें निकालनी हों तो वो ये हैं। पहली, पानी की हर एक बूंद कीमती है, उसे बचाओ। दूसरी, सिर्फ फसल को नहीं मिट्टी को पोषण दो, क्योंकि असली ताकत वहीं से आती है। और तीसरी, प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ मिलकर काम करो। यही असली मंत्र है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, खेती का भविष्य क्या है? क्या वो नए नए ड्रोन्स और AI जैसी टेक्नोलॉजी में है, या फिर अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटने में है? शायद असली जवाब इन दोनों के संगम में है। हमारे पुरखों का ज्ञान और आज की आधुनिक तकनीक का एक जबरदस्त मेल। ये एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में सोचना ही कितना रोमांचक लगता है। Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.